हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनीद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के फर्स्ट केस की हमने बात की थी, जिसमें हमने एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी व्हेन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ऑल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वर सेम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब सेकेंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, when the initial concentration of all reactants are different, तो उस वक्त फिर रेट इक्वेशन क्या बनती है और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम किस तरह ड्राइव करते हैं, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं जी स्टूडेंट, ये हमारे पास केस नंबर 2, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। जब ऑल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उस वक्त व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, तो उस वक्त हम देखते हैं कि रिएक्टेंट ए बी एंड सी व्हेन रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, और जब टाइम जीरो होता है तो उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर, बी एंड सी उस वक्त प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। और जब टाइम टी पास होता है तो उस वक्त एक्स मोल जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड देन सी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट में एक्स मोल जा रहे होते हैं। तो इसका जो रेट है डी एक्स ओवर डी टी वो है ए माइनस एक्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह डी एक्स ओवर डी टी, तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है तो के आता है कांस्टेंट, देन ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स। तो हमने इस इक्वेशन को क्या नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, क्या करें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, तो रीअरेंज करने के बाद जो कंसंट्रेशन वाले फैक्टर हैं, ये वाले फैक्टर, इनको हम लेके हैं डी एक्स में, तो a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स हो गया, और k वाला फैक्टर जो था डी टी वाला फैक्टर वो हम यहाँ लेके गए k डी टी। और अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने रीअरेंज किया उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये बिल्कुल सेम जिस तरह हमने सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंट केसेस की हमने बात की थी। तो अब क्योंकि ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशंस हैं, कांस्टेंट हैं, 3 डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो हम इसको यूज करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं बाय यूजिंग दी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और सेकंड ऑर्डर के जब हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन के केस की बात की थी तो उसमें भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज किया था, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहता है कि 1 ओवर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, ये जो कंसंट्रेशन है तो दैट इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस एक्स प्लस बी ओवर बी माइनस एक्स प्लस सी ओवर सी माइनस एक्स। ये जो ए बी और सी हैं, ए बी सी, दीज आर दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी फैक्टर से, ये वाला जो फैक्टर है इसी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। तो जब इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला फैक्टर ये वैसे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 1 बच जाता है। और जब ये वाले फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं ये वाले फैक्टर, तो ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है ए और ये बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स आ जाता है। इस तरह प्लस बी को अगर हम करें मल्टीप्लाई, ये बन जाता है ए माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, और सी को जब करते हैं तो ये ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स आ जाता है। और इस तरह ये इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन नंबर 4, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। हमने क्या करनी है, कांस्टेंट ए बी और सी, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करके, अच्छा हम इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर आप माइंड में रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, इसको माइंड में रखें। अब हमने करना क्या है कि हम सेकंड ऑर्डर में भी आप देखें तो हम किस तरह इनके कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते थे। हम लेट करते थे कि अगर x की कंसंट्रेशन a के बराबर है तो उस वक्त a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a। तो इस इक्वेशन पे फोकस करें आप स्टूडेंट, इस इक्वेशन पे फोकस करें। जब x की कंसंट्रेशन a के इक्वल होगी, अब देखें x को जब हम a लेते हैं तो ये देखें, जब अगर जहां पुट करते हैं x को a लेते हैं तो a माइनस a 0, ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह अब हम यहाँ x को a ले लेते हैं, इस केस में भी जहां जहां x होगा वहां a लेंगे तो ये भी सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी 0 क्योंकि इसमें x की वैल्यू a ले रहे हैं, तो ये फैक्टर भी सारे का सारा 0। अब हमारे पास बच जाएगा ये वाला फैक्टर, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a
बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे हमने इसकी वैल्यू ए की वैल्यू पुट की है, तो ये बन गया बी माइनस ए सी माइनस ए। तो अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला फैक्टर जो है ये डिवाइड कर दें, तो 1 बाई बी माइनस ए सी माइनस ए। ये है जी स्टूडेंट ए की कंसंट्रेशन, क्या है, ए की हमारी वैल्यू आ गई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी तरह सेम अगर हम बात करें कि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या ले लें, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू बी। तो जब x इज इक्वल टू बी लेते हैं तो उस वक्त x इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ अगर b पुट करते हैं, x क्योंकि b ले रहे हैं, तो b माइनस बी, जीरो फैक्टर, जीरो जब मल्टीप्लाई होता है तो वो सारी ओवरऑल वैल्यू का ये भी जीरो होगी। अब b फैक्टर और किस में है, इसमें b फैक्टर है। जब x की वैल्यू b लेते हैं तो b माइनस बी जीरो, ये वाला फैक्टर भी जीरो, तो ये जो मिडल में ये जो बच गया क्योंकि इसमें b का फैक्टर ही नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 इज इक्वल टू बी ए माइनस बी सी माइनस बी, और b की वैल्यू आ जाती है 1 ओवर a माइनस बी सी माइनस बी। तो b की कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। इस तरह अब हम चलते हैं c की वैल्यू पे, तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं कि x दैट इज इक्वल टू c, x को c के इक्वल कर लेते हैं, और जब जहां जहां c होगा, जहां जहां x होगा वहां c पुट करते जाओ। ये दोबारा इक्वेशन में 3 केसेस हमने बना लिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जहां जहां c का फैक्टर होगा वहां क्या पुट करते जाएं, जहां जहां x का फैक्टर होगा वहां c पुट करते हैं। अब देखें यहां भी x क्या है, यहाँ भी x का फैक्टर है, यहाँ c वैल्यू पुट करेंगे तो c माइनस जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो। अब यहाँ वाला क्या है, यहाँ भी क्या है, जब x की वैल्यू c पुट करते हैं तो ये वाला फैक्टर भी जीरो। अब हमारे पास ये रह जाता है, तो ये बन जाता है 1 इज इक्वल टू सी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट, c पुट कर दी थी, a माइनस सी बी माइनस सी हो गया, और c इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस सी। तो इस तरह हमने क्या फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हमने इन तीनों कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a b एंड c, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई थी ये वाली इक्वेशन, इसमें हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट a b एंड c की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जैसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे पास 1 ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, ये वाला फैक्टर। और फिर क्या किया, a की जगह पे हमने पुट किया ये वाली वैल्यू 1 ओवर b माइनस ए सी माइनस ए। तो 1 ओवर a माइनस एक्स ऑलरेडी इसके नीचे था, तो a माइनस एक्स ऑलरेडी इसका था, तो ये बाकी ये जो वैल्यू है a की वैल्यू ये है 1 ओवर b माइनस ए, 1 ओवर ये वाली वैल्यू हमने किसकी जगह पे पुट कर ली, a की जगह पे पुट कर ली। इसी तरह b की जगह पे जब हमने पुट की b माइनस एक्स बिल्कुल डिवीजन के नीचे ऑलरेडी था, तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये b कांस्टेंट के इक्वल थी। इसी तरह c माइनस एक्स ऑलरेडी था, तो ये वाली जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल थी, ये c फैक्टर की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट की है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे ही इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये dx आ जाता है, ये वाला फैक्टर। तो dx ओवर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स। और इसी तरह जो कांस्टेंट होते हैं ये जब भी इंटीग्रेशन की जाती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो इंटीग्रेटेड साइन से आउटसाइड लिखी जाती हैं, उनकी इंटीग्रेशन नहीं ली जाती। तो अब देखें b माइनस ए और c माइनस ए, दीज आर द कांस्टेंट, इनको हमने बाहर निकाल लिया, b माइनस ए सी माइनस ए। अब इंटीग्रेशन लेंगे किसकी, dx ओवर a माइनस एक्स की लेंगे। इसी तरह a माइनस बी सी माइनस बी, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया और हमने इंटीग्रेशन ले ली dx ओवर b माइनस एक्स डेरिवेटिव की। अब हम ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया और dx ओवर c माइनस एक्स की हमने क्या ले ली, इंटीग्रेशन ले ली। तो जैसे ही हमने ये ली, अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो साइड है क्योंकि हम लेके चलते हैं इसको साथ साथ, तो ये वाली साइड मैं इक्वल कर रहा हूँ, तो एंड पे जाके यही वाली साइन जिसका इक्वल है जी वो हम उससे इक्वल कर लेंगे। तो ये है जी अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली राइट हैंड साइड को हम देखते जाते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, अब देखिए इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो नेचर है ये थोड़ी सी रीअरेंज कर रहे हैं इन कांस्टेंट को। तो जब हमने क्या किया, ये b माइनस ए है, जैसे ही ये a माइनस बी करेंगे तो फिर नेगेटिव है, यानी कि रिवर्स है ना, रिवर्स है तो उसके लिए नेगेटिव साइन। ये वजह है कि यहाँ हमने क्या लगाया -1, और इसको हमने b माइनस ए था तो हमने कर दिया a माइनस बी, और फिर वैसे का वैसा c माइनस ए। और इसकी जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं a माइनस एक्स फैक्टर की, तो हम क्या लगाते हैं, माइनस नेचुरल लॉग लगाते हैं। तो ये आ गया नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स आ गया ये वाला, प्लस ये है जी इसकी इंटीग्रेशन की, ये हमारे पास टोटल आ गया। अब हम चलते हैं जी इस फैक्टर की तरफ,
कि इसको हम किस तरह, ये भी हमने ऐसे किया, a माइनस बी ऑलरेडी था, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे a माइनस बी। अब c माइनस बी को जब रिवर्स करेंगे b माइनस सी करेंगे तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, -1 और a माइनस बी b माइनस सी, और फिर ये वैसे का वैसे माइनस ln b माइनस x आ गया, प्लस इसी तरह a माइनस सी को हमने रिवर्स किया, c माइनस a किया तो -1 आ गया, c माइनस a b माइनस सी हो गया, और इस तरह ये माइनस ln c माइनस x हो गया। तो ये वैल्यूज थी। अब हम सेम इसी को कुछ इस तरह लिख लेते हैं कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ln ax डिवाइडेड बाय a माइनस बी c माइनस a का फैक्टर, इस तरह प्लस माइनस माइनस प्लस ln b माइनस x ओवर a माइनस b माइनस c हो गया, इस तरह माइनस माइनस प्लस हो गया ln c माइनस x ओवर c माइनस a b माइनस c हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 6। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी ये वाली इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 6 जो थी ये जो अभी हमने निकाली है, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं। क्यों कंपेयर करवाते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 6 की भी लेफ्ट साइड क्या आ रही है, dx की इंटीग्रेशन a माइनस एक्स b माइनस c माइनस एक्स, और इक्वेशन नंबर 2 की भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी वैसे की वैसी है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं, और जब dt की इंटीग्रेशन लेती हैं तो t आता है और साथ कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसका ये kt प्लस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये इनकी इक्वल हो गई साइड्स। तो ये थी जी इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 है, और इसके बाद अब हम देखते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है z, हम इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड ऑर्डर में भी हमने क्या किया था कि अगर लेट कर लेते हैं, हम जानते हैं कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो होता है तो उस वक्त x की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, जीरो होती है, x की वैल्यू भी जीरो होती है। तो जब टाइम का फैक्टर t हम जीरो लेते हैं तो ये वाला फैक्टर भी जीरो हो जाता है, और जब x जीरो होता है तो ये देखें x जीरो, तो ये ln a ओवर ये फैक्टर बन जाता है, और इस तरह यहाँ भी x जीरो है तो ln b ओवर ये वाला फैक्टर बन जाएगा, इस तरह जब x जीरो है तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई z की, यानी कि फैक्टर की, z कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम अगर पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन नंबर 7 में, तो ये एक लंबी इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 7, तो ये वाला फैक्टर हो गया, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर टोटल ये हमने लिख दिया, और इसके बाद kt प्लस, अब हम यहाँ ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने z की वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट की है, ये हमने यहाँ पुट कर दी है, तो इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि kt हमने फाइंड आउट करना है, kt को एक साइड पे रहने देते हैं, और ये सारे का सारा फैक्टर इसको इस साइड पे लेके आए, किस साइड पे लेके आए, इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं, और हम इसको इस तरह से लेके आते हैं कि ये क्या बना दे, ये वाले जो फैक्टर हैं इनके सेम हो, यानी कि ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी c माइनस c। तो हम इसको ये वाला फैक्टर ना ln a वाला वो इसके करीब लेके आते हैं, ये प्लस वाला तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरह प्लस ये वाला फैक्टर, फिर इस फैक्टर को हम क्योंकि इससे इसके जो डिनोमिनेटर मिलते हैं तो हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये वाला बन जाता है। अब ये हो गया प्लस ln c माइनस एक्स, अब ये वाला जो फैक्टर है इसको हम इसके करीब लेके आते हैं तो ये वाला फैक्टर बन गया। अब करना क्या है कि इनमें से जो कांस्टेंट हैं यानी कि कॉमन है, अगर हम देखें तो ये वाले जो हैं ये और ये इन दोनों के कॉमन है, तो हमने इनको दोनों को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ln a माइनस एक्स माइनस ln a। इसी तरह ये वाले कॉमन है, ये कॉमन है तो ये कॉमन आ गया, और ये ln b माइनस एक्स माइनस ln b हो गया। इस तरह ये वाले कॉमन है और ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये ln c माइनस एक्स माइनस ln c। अब क्या करना है, अब अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर a माइनस बी सी माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये दोबारा ये बन जाता है। तो इस तरह हमने इसको भी इस तरह लिख लिया, इसको हमने इस तरह भी, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 9 का। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 जो अभी हमने ड्राइव की है, इक्वेशन नंबर 9। अब हमने किया है, जस्ट इसको रीअरेंज किया है कि इस फैक्टर को अगर हम देखें तो ln a माइनस एक्स ओवर a, क्योंकि ये जब a इसका मतलब ये कि नीचे ही है, ठीक है, और ये हो गया a माइनस बी सी माइनस a हो गया। इसी तरह हमने ln b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b, और इसको इस तरह लिखा और इसको इस तरह, ये रीअरेंज किया है जस्ट। अब हमने क्या किया है, इसका लिया है LCM, तो इसमें से जो कॉमन है वो क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो अब हमने क्या किया, जब इसका LCM लिया
तो a माइनस बी सी माइनस ए जब मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और ये सी माइनस ए सॉरी बी माइनस सी जो है वो इस फैक्टर के साथ क्या कर गया, मल्टीप्लाई कर गया, तो ये वाला फैक्टर आ गया। इसी तरह ये वाला फैक्टर जो है सी माइनस ए जो है, ये वाला फैक्टर हमने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया। इसी तरह a माइनस बी वाला जो फैक्टर है वो हमने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 10 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को व्हेन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो इस इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, नोट्स बना लें, हर स्टेप को अच्छे तरीके से देख लें और एक दूसरे के साथ इसका इंटरलिंक देख लें। तो ये है जी एक लेंथी डेरिवेशन जो बीएस क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन डेरिवेशन थर्ड ऑर्डर के केस में व्हेन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और डिफरेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लें, प्रैक्टिस करें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएं। तो ये थर्ड ऑर्डर का सेकंड केस भी हमने आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और इस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को हम कर देंगे एंड। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।